हाल की आयुषी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी दोस्तों। और उसकी खूबसूरती पर हर कोई नाच किया करता था, लेकिन आयुषी अपने खूबसूरती पे कभी नाच नहीं किया करती थी, क्योंकि बस उसकी बचपन से एक ही सपना था कि वो अपने दम पे कुछ बना सके। लेकिन क्या आयुषी का सपना पूरा होगा? वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको लास्ट में पता चलेगा। आयुषी एक बिजनेसमैन होती है। वह दूसरे की कंपनी में जॉब करते करते थक जाया करती थी, क्योंकि दूसरे की जॉब करने के लिए लोगों को गाली खाना पड़ता था और लोगों का सुनना पड़ता था। आयुषी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। आयुषी एक दिन अपने पति से कहती है, विष्णु से, कि मैं अपना खुद क्यों ना कंपनी खोल लूँ और मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। और ख्याल रखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा अपनी कंपनी में जॉब करूँगी, जितना मेरा बचेगा उतना घर का खर्चा चलेगा और साथ साथ में मैं अपने घर के भी लोगों का देखभाल भी करूँगी। और विष्णु कहता है, बिल्कुल सही बात तुमने कही, और हम दोनों मिलकर बिजनेस बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। और उसी टाइम कुछ समय बीत जाता है और बीतने के बाद आयुषी एक कंपनी में जॉब करते हुए अपनी खुद की कंपनी खोलती है। आयुषी जब खुद की कंपनी खोलती है, बहुत ही अच्छी खासी कंपनी चलने लगती है। लेकिन जब चलने लगती है तो आयुषी का जो पति था विष्णुराज, वो बहुत दारू शराब पीता था। वो जितना पैसा कमाता था, उसकी जेब में पॉकेट में जितना भी आता था, वह दारू पी के कहीं यहाँ लुढ़का रहता था, कहीं यहाँ लुढ़का रहता था। आयुषी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। आयुषी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भार पड़ता था, क्योंकि घर का खाना काज बहुत ही ज़्यादा काम काज हो जाते हैं और बच्चों का संभालना। आयुषी के पास ऑलरेडी 2 बच्चे थे, उनको टिफिन बनाना, तैयार करना और स्कूल भेजना। आयुषी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती थी। जब भी वह विष्णु से कुछ भी कहा करती थी और उन दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो आयुषी सोचती है, क्यों ना मैं एक लड़का रख लूँ और मेरी हेल्प भी करेगा और मुझे इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुषी की कंपनी में ऐसे अचानक एक दिन एक लड़का आता है और नौकरी ढूंढते ढूंढते वह गांव से भोपाल जब पहुंचता है आयुषी की कंपनी में, तो आयुषी से कहता है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्या आपकी कंपनी में जॉब मिलेगा? आयुषी कहती है, आपको कितनी सैलरी चाहिए? लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो तभी जॉब करना, नहीं तो नहीं करना। आयुषी एक शर्त रख देती है, कहती है कि आप अच्छे से काम करिएगा और जो भी पैसा आपके बनेगा मैं आपको टाइम से दे दूँगी। तो वह लड़का कहता है, जिसका नाम राज बताया जाता है। राज आयुषी से कहता है कि मैडम, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं गांव से यहाँ भोपाल आया हूँ कमाने के लिए। अगर मुझे अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, मैं पूरा दिल दिमाग से नौकरी करूँगा। यह सुन के जो आयुषी होती है, आयुषी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और राज को अपनी कंपनी में जॉब के लिए रख लेती है। जब रख लेती है तो उसका विष्णु से थोड़ा कम लड़ाई झगड़ा होने लगता था, क्योंकि जब आयुषी घर जाती वह थकी रहती थी और थकने के बाद वह सो जाया करती थी। लेकिन जो राज था, आयुषी से हर पल हर वक्त रहा करता था। आयुषी के घर से ले जाना, आयुषी को शॉपिंग कराना, आयुषी को घुमाना, आयुषी के साथ हर एक कंपनी का जॉब बिजनेस संभालना, उसके साथ बिताना। वो 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे राज के साथ रहा करती थी और 2 से 4 घंटे वह अपनी फैमिली पति के साथ बिताया करती थी। ये इससे आयुषी की जो जॉब थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई और खूब चलने लगी। आयुषी के पास इतने ज़्यादा पैसे हो गए कि विष्णु बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगा। विष्णु सोचा कि मुझे अब कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आयुषी मुझे पैसा देगी और मैं पीऊँगा और खूब मस्ती और मौज करूँगा। ये बातें सुन के आयुषी थोड़ा नाराज़ होती थी, लेकिन फिर भी वो खुश हो जाती थी कि चलो कम से कम बढ़िया है, मुझे रोज़ रोज़ तंग करने से अच्छा है
ये कंपनी में आए ही नहीं। वो राज के हर वक्त साथ बिताने लगती। जब राज के साथ बढ़ने लगती उन लोगों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है। एक नौकर एक मालकिन की नहीं बल्कि एक दोस्त की हो जाती है। उन लोगों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ती चली जाती है, उन दोनों के साथ रहना, रात को आना जाना, समय बिताना। और आयुषी को बहुत ही ज़्यादा राज अच्छा लगने लगा। राज जब अच्छा लगने लगा तो एक दिन वह राज से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें पसंद हो तो बताओ। तो राज कहता है आप तो मालकिन हैं, आप जो भी कहेंगे मेरा काम है करने के लिए। तो आयुषी राज से कहती है कि "हम्म, हम दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ गई है कि एक पल अब दूर रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ही ज़्यादा है। मैं ये साथ तो नहीं रह सकती, लेकिन चोरी छुपके ये साथ तो निभा ही सकती हूँ। लेकिन राज समझता नहीं है। तभी वह आयुषी राज को अच्छे से समझाती है, कहती है तुम्हारे बिन रहना मेरा एक पल मुश्किल हो गया है। क्यों ना हम एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाए जाए, क्योंकि मेरे पति से तो कुछ होता नहीं है और वो आते हैं पीते हैं और पी के वो सो जाते हैं, मुझे उनकी परवाह ही नहीं है। यह कह के आयुषी जब राज से कहती है और राज आयुषी से जब मना करता है, कहता है कि अगर यहाँ पे कोई देख लेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी और मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ कुछ दिन टिक के काम करूँगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। तभी आयुषी कहती है मेरा एक नया घर बन रहा है, क्यों ना हम दोनों वहाँ चला करेंगे, कुछ टाइम साथ बिताया करेंगे और साथ में रहेंगे। जब यह राज सुनता है तो राज भी सोचता है चलो बढ़िया है, पैसा भी मिलेगा और मेरा टाइम भी पास होगा, तो मुझे करने में क्या दिक्कत है। वह आयुषी की बात मान लेता है और दोनों जब कंपनी से बाहर निकलते थे वह दूसरे घर में जाया करते थे। आयुषी राज को ले जाया करती थी और खूब मस्तियाँ शारीरिक संबंध बिताया करते थे। तभी ऐसे समय बीतता चला जाता है, करीब 6-7 महीने बीत जाता है। तभी राज के घर से फ़ोन आता है तो वह उसकी माँ कहती है कि बेटा कुछ दिन के लिए घर आ जाओ, मुझे दवा कुछ लेना है, मैं किसके साथ जाऊँ। जब ये बात आयुषी को राज बताता है तो आयुषी राज को जाने के लिए मना कर देती है। मना करती है, कहती है तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत हो मैं दूंगी, लेकिन तुम मुझसे दूर ना जाओ। मेरा तुम्हारे बिन एक भी पल मन नहीं लगता है, मैं तुम्हारे बिन रहूँगी कैसे। और ये बातें हम दोनों के अंदर ही रहेगी। अब हम एक दूसरे के साथ जन्म तक साथ नहीं रह सकते, लेकिन जितने दिन बचे हैं उतने दिन तो रह सकते हैं। अब तुम्हारे बिन एक एक पल काटना मुश्किल हो गया है। वह राज को गांव जाने के लिए आयुषी जब इनकार कर देती है, एक तो कुछ समय बाद जब बीतता है तो आयुषी उसे खूब ढेर सारे पैसे देती है राज को। जब राज पैसे देखता है तो उसकी यूं ही आंखें फटी की फटी रह जाती है और आयुषी को खूब अपने प्यार के चक्कर में फंसाता है और फंसाने के बाद आयुषी से कहता है कि मैं गांव जाऊंगा एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते वापस आ जाऊंगा, तब तक अब तुम अपना बिजनेस अच्छे से संभालो। आयुषी कहती है कि ठीक है, लेकिन जाना जल्दी से घर वापस आ जाना। राज सोचता है कि मैं जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। उससे खूब ढेर सारे पैसे लेता है जिसे एक्स्ट्रा भी ले लेता है। वह अपने गांव आता है, अपनी माँ का इलाज करवाता है और जो पैसे बचते हैं अपने घर बनवाने के वह काम में लगा देता है। उसकी माँ बहुत ही खुश होती है, कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छे से काम काज कर रहा है। हर माँ को ऐसे ही बेटा मिले जो 6-7 महीने बाद आने के बाद मेरा इलाज भी करा दिया और घर भी बनवा दिया। जब यह कुछ समय 2-3 दिन बीतता है, राज को जाने का पहले तो मन नहीं था, लेकिन फिर जब वह गांव आता है
तो गांव की एक मुंह उसे लग जाती है, जाने का मन नहीं करता। जब वो रात को वह अपने कमरे में अकेले लेटता था तो उसे आयुषी की यादें सताने लगती थी। वो सोचता था कि वो पल कितने सुनहरे थे जब हम आयुषी एक साथ रहा करते थे। लेकिन राज की ये बेचैनी उसे तंग करने लगी। वह तंग करता है, 1 हफ्ते नहीं बीतता है तभी वह 2 दिन पहले ही आयुषी के पास कॉल मिलाता है और कॉल मिला के कहता है कि आयुषी मैं आ रहा हूँ, मेरी माँ का इलाज हो गया है इसलिए मैं जल्दी चला आ रहा हूँ। यह बातें आयुषी सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और राज से कहती है कि तुम बैठना, मैं एयरपोर्ट पे तुम्हें लेने आ जाऊँगी, तुम मुझे कॉल करना। आयुषी खुशी से झूम उठती है, वह फ़ोन रखती है और खूब धूम मचाने लगती है। तभी विष्णु जो होता है आयुषी का पति, वह उसे देखता है और कहता है कि आयुषी तुम आज इतना खुश क्यों हो? वह आधा शराब के नशे में था। तो आयुषी कहती है कि आज मेरी कुछ लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि कुछ दिनों से लॉटरी ये पैसों की बिजनेस बंद हो गया था, इसलिए मैं खुश हो गई हूँ। जब ये विष्णु सुनता है आयुषी के मुँह से तो विष्णु भी खुश हो जाता है। लेकिन विष्णु के साथ होने वाला क्या है, क्या विष्णु की ज़िंदगी बच पाएगी या रह पाएगी, ये विष्णु को नहीं पता। लेकिन जो आगे समय आ रहा है विष्णु को सिर्फ वही पता था। राज आता है एयरपोर्ट पे, फिर आयुषी के पास कॉल करता है। कॉल करने के बाद आयुषी आती है उसको लेने के लिए और दोनों एक दूसरे के साथ गाड़ी में बहुत ही सुनहरा सफ़र बिताते हैं। लेकिन आयुषी को 1 हफ्ते हो गए थे राज से मिलने के लिए। वह अपने कमरे पे ले जाती है और अपने बेडरूम में उसके साथ वही हस्तियाँ मतलब वही मस्तियाँ करने लगती है जो बहुत शारीरिक संबंध बनाए रहते। आयुषी तरस गई थी, कही कि राज तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। मैं तो एकदम तरस गई थी कि तुम कब आओगे, अब कब तुम मुझसे मिलोगे, मेरे पति से तो कुछ होता नहीं। तो राज कहता है कि जब मैं नहीं था तो पति तो तुम्हारे साथ तो ज़रूर रहा करता था। तो आयुषी कहती है तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। जब भी विष्णु आता था शराब पीकर, वह रात में जब मेरे पास आता था मैं उसको और ही शराब ज़्यादा पिला देती और शराब के नशे में वह रात भर सोता था। वो तो मुझे छूता ही नहीं था। मैं तो तुम्हारे साथ पल बिताना चाहती हूँ। वो तो एक धोखा था और तुम मेरे ही साथ नशे में आए हो। वह 2 रात तक वह दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं और खूब मस्तियाँ खूब अपनी प्यार भरी बातें करते हैं। लेकिन हर रोज़ वो ऐसी ही आयुषी किया करती थी। विष्णु कहता था आयुषी की कौन सी बिजनेस ऐसा हो गया है कि जो उसको मेरे लिए फुर्सत ही नहीं है और वो इतना काम काज में जुट गई है कि मुझसे एक पल 1 घंटे भी बात नहीं करती है। कहाँ पहले की बात थी वह मेरे बिना रह ही नहीं पाती थी और मुझे तो रात को कहना भी नहीं पड़ता था, वो खुद ही मेरे पास चली जाती थी। ये बातें जब उसका विष्णु का नशा उतरता था उसको सताने लगता था। जब भी वह आयुषी के बारे में सोचता था उसके नशे उतर जाते थे और वो नशा करना बंद कर दिया। की हालत में जब विष्णु घर आता है तो आयुषी को लगता है कि आज फिर विष्णु शराब पी कर आया है और उसको शराब देती है और शराब ना पी के विष्णु वह चुपके से फेंक देता है और नाटक करता है सोने के। जब वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है आयुषी के साथ विष्णु, तो वह उसको पहले बहलाती है, फुसलाती है और उसको खूब पिलाती है। पिलाने के बाद वह उसको बिस्तर पे सुला देती है। तभी जब वह सो जाता था विष्णु, तो आयुषी दूसरी जगह जाके सो जाती थी ताकि विष्णु उसे टच न करे। लेकिन विष्णु ये नाटक क्या इसके साथ चल पाएगा? कहानी को पूरी सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। और जब विष्णु नाटक करता है तो आयुषी को लगता है कि अब विष्णु पूरी तरह नशे में हो गया है, अब ये सो चुका है। तभी वह राज के पास कॉल करती है और राज से बातें करती है मीठी भरी कि विष्णु आज मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि विष्णु मुझे छुए।
ये सारी बातें विष्णु सुनता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता है कि वह किससे बात कर रही थी। कभी विष्णु ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसका नौकर जो है उसकी पत्नी के साथ ही ऐसा करेगा, लेकिन वह पता लगाने के लिए आयुषी के पीछे लग जाता है। तभी अचानक कुछ समय यूं ही बीतता चला जाता है, और बीतने के बाद एक दिन जो विष्णुराज होता है वह अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जाने के बाद और घर में वह अकेली हो जाती है। जब वो कंपनी आती है राज के साथ, और कंपनी ना जाते हुए वह एक आउट हाउस में जाती है, मतलब जहाँ उसका एक नया कमरा और घर तैयार हुआ था। वो वहाँ राज को ले जाती है और राज के साथ खूब मस्ती करने लगती है। तभी वहाँ से वह बेचैनी से होकर विष्णुराज पहले कंपनी आता है, और कंपनी आने के बाद वहाँ देखता है कि कंपनी तो ऑफ हो चुका है, तो कहाँ जा सकती है। तो वह यह दिमाग नहीं लगा सकता। आयुषी को बगैर कॉल किए वह अपने आउट हाउस में जाने के लिए सोचता है। कहता है कि हो सकता है आयुषी घर चली गई हो, मैं जाऊं और वहाँ पे देख के आता हूँ कि पूरी तरीके से तैयार हो गया है कि नहीं, क्योंकि वहाँ भी तो कुछ लोग को कुछ समय बिताना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। और यह कहते हुए वह आयुषी को कॉल नहीं करता है, और कॉल करने के बाद वह चला जाता है। आयुषी कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि विष्णुराज वह यहाँ तक आ सकता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है आयुषी की गाड़ी आउट हाउस में खड़ी है। जब आउट हाउस में देखता है तो वह दरवाज़ा अंदर से लॉक है। तभी जब दरवाज़ा वह खटखटाता है, दरवाजे के आगे का बेल जब बजाता है, तो राज सोचता है हो सकता है यहाँ जो काम काज करते होंगे वो लोग आएंगे, और जिस हालत में राज था उसी हालत में वह उठा और आया गेट खोल। लेकिन जब वह गेट आगे का खोलता है, विष्णुराज को देखता है, तो विष्णु के देखते ही राज को बहुत ही ज़्यादा हैरानी व परेशानी से हो जाता है। उसके पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब विष्णु भी राज को देखता है, वो भी हैरान हो जाता है। कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वह कहता है राज विष्णु से कि मैं नहाने जा रहा हूँ, बेल बजी और इसीलिए मैं चला आया गेट खोलने के लिए। वह सोचता है हो सकता है कि विष्णु नहाने जा रहा था। तभी विष्णु जो होता है वो अंदर आता है, और अंदर पूरी तरह पूरे कमरे को देखता है, और कमरे देखने के बाद ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद पूरे कमरे को देखता है, और देखने के बाद वह उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो एक बार सोचता है क्यों ना मैं कमरे में अपने जाऊं, बेडरूम में अपना देखूं, क्योंकि मुझे तो रहना यहीं पे है। और अपने मनपसंद का वह बेडरूम बनवा रहा था, बहुत ही अच्छी तरह से वह बेड भी लगाया हुआ था। और जब वो कमरे में जाता है तो आयुषी को ये खबर नहीं था कि वह पति उसका आया है। लेकिन राज भी इतना उसके पास टाइम नहीं था कि वो कमरे में जाके बेडरूम में जाके आयुषी को बता सके कि विष्णु यहाँ आ चुका है। जैसे वह गेट खोलता है विष्णु अपने कमरे की, बदन पे एक भी कपड़े नहीं आयुषी के, और वह बेड पे वह लेटी हुई है। तभी विष्णु जो होता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। फटने के बाद दोनों में आपस लड़ाई होती है। आयुषी को एक चाटा खींच के लगाता है विष्णु, और लगाने के बाद कहता है कि तुम मेरे साथ ये नाटक कर रही हो, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत शक हो गया था जब तुम मेरे साथ न सोने का नाटक किया करती थी। जब मैं तुम्हारे करीब आता था तुम मुझको अपने करीब लाने के बजाय दूर फेंकती थी, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या मेरा इतना हक नहीं है। ये जब कहता है आयुषी से, आयुषी कहती है कि तुम्हारे अंदर वो दम नहीं है जो राज के अंदर है। दोनों में बहस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और खूब बढ़ती है। बढ़ने के बाद राज को भी वह 2-3 थप्पड़ लगाता है कि तुम नौकर होकर एक मालकिन के साथ ऐसा करोगे, मैं कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। जब ये बातें राज सुनता है तो आयुषी राज को खूब तेज़ी से आवाज़ देती है, और आवाज़ देने के बाद कहती है कि तू
कुछ भी हो जाए और विष्णु को छोड़ना नहीं है। हमारी तुम्हारी ये राज पूरे घर वालों के सामने खोल देगा, समाज में खोल देगा और समाज में मेरी बहुत ही इज्जत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी इज्जत जाए। आयुषी की ये बात सुन के राज खूब जोरदार उठाता है वजन चीज और खूब तेजी से विष्णु के सर पे मार देता है। वो खून से लथपथ जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे गिरने के बाद उसे दोनों आयुषी और राज मिल के इतना मारते हैं जब तक वह दम नहीं तोड़ देता। जब तक राज विष्णु दम नहीं तोड़ देता वह मारते रहते हैं। जब विष्णु अपना दम छोड़ देता है तो वह दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन आयुषी के अंदर थोड़ी भी हैरानियत नहीं थी। वो राज से कहती है कि तुम अपने गांव चले जाओ और यहाँ जो होगा मैं संभाल लूँगी। वहाँ पे ताले लगाती है और ताले लगाने के बाद अपने घर आ जाती है अपने सास ससुर के पास और राज उसी वक्त अपने गांव चला जाता है। कुछ समय बाद बीत जाता है, करीब 1 हफ्ते तक। बदबू लाश देने लगती है जब तो आसपास के पड़ोस के लोग आवाज़ उठाने लगते हैं। इस घर से आउट हाउस से बहुत ही ज़्यादा बदबूएं आ रही हैं। यहाँ तक पुलिस को खबर हो जाती है। जब पुलिस को खबर होती है तो पुलिस आती है, पुलिस जांच करती है, लेकिन खूनी को पता नहीं लगा पाती है। जब पता नहीं लगा पाती है वह उसे ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है तो उसके निकलता है कि उसके सर पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वार किया गया है इसलिए। लेकिन आयुषी इसमें कुछ कहती नहीं है सफाई के लिए। उसके चेहरे पे इतनी बड़ी रौनक थी कि विष्णु मेरे ज़िंदगी से चला गया, अब मैं चाहूँ तो राज के साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ। उसका बस वही एक सपना चल रहा था। जब तक वह सोच ही रही होती है तभी पुलिस आयुषी के पास पहुंचता है और आयुषी से ये सारी बातें बताता है। आयुषी नाटक करके जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन जब माँ बाप को ये खबर पड़ती है विष्णु को तो वह उन्हें कलेजे के टुकड़े को किस तरीके से पालते हैं और किस तरीके से रखते हैं। उनकी हालत एकदम बुरी तरीके से खराब हो गई, लेकिन आयुषी नाटक कर रही थी घर वालों के सामने किस तरीके से रहना चाहिए। जब ये बात आयुषी से पूछताछ की जाती है पुलिस तो आयुषी कहती है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब जिसका समय आ जाए तो उसको तो जाना ही होगा। ये बात आयुषी की पुलिस सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। एक पत्नी कैसे अपनी पति की ज़िंदगी ये बीत जाते हुए ऐसा कह सकती है। गांव वाले पुलिस वाले सारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे पता कर लगाते लगाते 15 से 20 दिन जब बीत जाता है, जब थोड़ी बहुत सुराग घर वालों को सास ससुर को पता चलता है कि इसमें थोड़ा बहुत हाथ हमको लग रहा है कि बहू का है, वो खबर देते हैं पुलिस वाले को और पुलिस वाले फिर आते हैं और थोड़ा बहुत सबूत उसके फ़ोन में बचा रहता है। बचा होने के कारण जब आयुषी से पूछताछ होती है तो आयुषी अपने मुंह से सच्चाई उगलती है। कहती है कि मुझे विष्णु बिल्कुल नहीं पसंद था, उसके अंदर इतनी गर्मी नहीं थी जो मुझे खुश हो कर सके। अगर उसको नहीं ये सब करना था तो अगर मैं राज को पसंद करती थी तो मैं राज के साथ रहना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी से दूर भगाने के लिए विष्णु के साथ ऐसा काम किया। दोस्तों, जिस घर में जिस माँ बाप के एक बेटा गुजर जाए उसके ऊपर क्या बीतता है ये आप लोग कभी सोच नहीं सकते। तो आप लोग अपना कमेंट ज़रूर राय दीजिए कमेंट में कि क्या किसकी गलती है, आयुषी गलत की या सही की।